सो हेलो एवरीवन। तो आज लेते हैं लेक्चर नंबर 8 मोल कंसेप्ट का, जिसमें आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोल कंसेप्ट के लिए भी, और आगे जाके हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर करेंगे, उधर भी इसका यूज हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसका यूज हो जाएगा, और भी केमिकल किनेटिक्स के अच्छे क्वेश्चंस में भी इसका यूज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के अच्छे क्वेश्चंस में भी इसका यूज हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स के अच्छे क्वेश्चन में भी इसका यूज हो जाएगा। तो बहुत से चैप्टर्स में इसका इंप्लीमेंट है। तो आज इस टॉपिक को आपको ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8 आपका मोल कंसेप्ट का, यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो बात करते हैं मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 8 की, ठीक है। देखो, बात करनी है ग्राम इक्विवेलेंट वेट की। पहले समझते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जरूरत क्या पड़ी। जैसे कि आप कोई एक रिएक्शन लिखते हो, जैसे आपने अभी हमने की थी ना, हैबर प्रोसेस हमने किया था, याद है? किसी रिएक्शन में हमने हैबर प्रोसेस के एक दो अच्छे क्वेश्चन किए थे, जिसमें से इससे हम अमोनिया बनाते थे। यही होता था आपका हैबर प्रोसेस, याद है भाई? ठीक है, याद होगा आपको। ठीक है, मुझे आ गई है वाइब कि आपने बोल दिया, हाँ ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है, इसी तरह कोई और रिएक्शन भी आप चाहो तो ले सकते हो। जैसे ले लो आप, जैसे आप ले लो, लेट्स से आपका NaOH जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके लेट्स से A बना रहा है, ठीक है। अभी आपको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, आपको रिएक्शन नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अभी आप देखते जाओ, ठीक है। मान लो दो रिएक्शन मैंने लिखी हैं। अब इन दो रिएक्शन को समझने के लिए कि कितने मोल्स नाइट्रोजन के कितने मोल हाइड्रोजन से कंबाइन होके आपको कितने मोल अमोनिया दे रहे हैं, ये लिखने के लिए आपको बैलेंस रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। मतलब आपको याद हो, अगर आपने स्टाइकोमेट्री का लेक्चर मेरा ध्यान से सुना हो, तो मैंने उधर क्लियरली आपको ये बताया था कि जब भी हमें किसी चीज को स्टाइकोमेट्री को यूज करके अगर हमें किसी चीज को सोल्व करना है, तो हमें बैलेंस रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। याद है? याद होगा, राइट। तो स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी रिएक्शन में स्टाइकोमेट्री लगानी है, तो हमें पहले उसकी बैलेंस रिएक्शन बनानी पड़ती है। जैसे कि अगर ऐसा लिखा हो, मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर आपका अमोनिया बन रहा है, तो आप अभी स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अभी ये रिएक्शन, क्योंकि अभी बैलेंस नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि एक मोल नाइट्रोजन का कंबाइन हुआ एक मोल हाइड्रोजन से और आपको एक मोल अमोनिया मिला। स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी ये रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है। स्टाइकोमेट्री आप तभी लगा सकते हो जब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो। तब आप बोलते थे कि आपकी एक मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन होके 2 मोल आपका अमोनिया बनाता था, ये आप बोल देते थे। मतलब आपको अगर स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग किसी रिएक्शन को समझना है, तो आपके पास बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। मतलब पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, उसके बाद ही आप स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग उस चीज की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो किसी रिएक्शन की, राइट। मतलब मोल कंसेप्ट की या स्टाइकोमेट्री की एक लिमिटेशन की तरह है कि हमें पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। मतलब हमें बैलेंस रिएक्शन आनी चाहिए, तभी हम स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग चीजों को सोल्व कर पाएंगे। और इधर से ही मैजिक शुरू होता है इक्विवेलेंट वेट का। इधर से ही आपका मैजिक शुरू होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट का। समझते हैं, इधर से ही शुरू होता है। जैसे इधर देखो, इधर आपको स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग पता है कि 2 मोल NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंबाइन होते हैं 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से, और आपका सोडियम सल्फेट और वाटर आपको मिल जाता है। ये आपको बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग पता है। लेकिन अगर बैलेंस रिएक्शन, अगर मैं इसको हटा दूं या 2 को हटा दूं, फिर आप नहीं बोल सकते कि इसका 1 मोल इससे कंबाइन होके 1 मोल ऑफ NaOH कंबाइन विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म दिस। आप तब तक स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग चीजें नहीं बोल सकते जब तक रिएक्शन बैलेंस ना हो। इसीलिए मैंने फोकसली उस लेक्चर में बोला था कि स्टाइकोमेट्री के क्वेश्चन करने के टाइम आपको पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। याद है? वापस क्लिक हुआ, राइट। तो आपको बैलेंस करना होगा।
अब इसी चीज को इधर से ही आपका मैजिक शुरू होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट का। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या बोलता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट जस्ट सिंपली आपका ये बोलता है कि इस 1 ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन का कंबाइन होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के साथ एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आपका अमोनिया बनाता है। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट आपकी बैलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपको बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में अगर आपको किसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, जैसे मोल के टर्म में या स्टाइकोमेट्री के टर्म में करना होता है, फिर तो आपको बैलेंस रिएक्शन की जरूरत पड़ती है कि 1 मोल इसका 3 मोल इससे कंबाइन होकर 2 मोल अमोनिया बना रहा है। लेकिन आपको अगर मान लो बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, आपको बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग नहीं करना है, आपको बैलेंस रिएक्शन करनी ही नहीं है। आप क्यों बैलेंस रिएक्शन करो? ठीक है, आपका मन नहीं है मैं बैलेंस रिएक्शन करूं, या आपको बैलेंस रिएक्शन याद नहीं है मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, कुछ भी केस है कि आपको बैलेंस रिएक्शन याद नहीं है, आप उस केस में ग्राम इक्विवेलेंट का यूज कर सकते हो, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट हमें ए बोलता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया एंड फॉर्म 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। मतलब किसी भी रिएक्शन में, जैसे दूसरी रिएक्शन है तो इसमें भी आप ये बोल सकते हो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH combine with 1 gram equivalent of sulfuric acid and form 1 gram equivalent of sodium sulfate, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम सल्फेट। मतलब अगर आपको किसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है उसको बिना बैलेंस किए हुए, तो आप ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। बात समझ रहे हो? पहले फंडा में नहीं है कि ग्राम इक्विवेलेंट की जरूरत क्या पड़ी, उसका मेन फंडा यही है। समझ रहे हो कि स्टाइकोमेट्रिक हम यूज करते थे जब रिएक्शन बैलेंस हो, जब रिएक्शन बैलेंस ना हो तब भी आप अगर उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना चाहो, जैसे इस रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है तो स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे जब पहले रिएक्शन बैलेंस होगी, उसके बाद ही आप स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर पाओगे ना कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन होकर 2 मोल अमोनिया बनाता है। लेकिन मान लो रिएक्शन बैलेंस है ही नहीं, आपको बैलेंस रिएक्शन याद है ही नहीं, तब भी आपको अगर रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यूज करके कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो किसी भी रिएक्शन में। किसी भी रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होता है हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट्स के, किसी भी रिएक्शन में। बात समझ रहे हो? ठीक है, जैसे मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूं, जैसे आपके पास एक रिएक्शन है ए से बी, ए बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बनाया, ठीक है, जनरल रिएक्शन लिखूं तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी के, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी के, ग्राम ऑफ बी के, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड। ठीक है, रिएक्टेड भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ए के केस में भी आप लिख लेना, इधर रिएक्टेड लिख लेना। ओ बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी प्रोड्यूस्ड, कितना आपका सी प्रोड्यूस हुआ, बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी प्रोड्यूस्ड। ये आपकी मैंने अनबैलेंस रिएक्शन मानी है, मानी है कि ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। बैलेंस रिएक्शन होगी तब भी आप ये चीज लगा सकते हो। जाइए ये वाला कंसेप्ट आप दोनों जगह लगा सकते हो, चाहिए आपकी बैलेंस रिएक्शन हो और अनबैलेंस रिएक्शन हो, एक कंसेप्ट आप दोनों जगह लगा सकते हो। आप ये बोल सकते हो जाइए, जैसे मैंने अभी अनबैलेंस की ली है, क्योंकि रिएक्शन अगर बैलेंस होगी तो उसको स्टाइकोमेट्री से भी हम सोल्व कर सकते हैं। मैं बात अभी फंडा कर रहा हूं अनबैलेंस का, कि अगर अनबैलेंस रिएक्शन हो तब आप कैसे रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। मतलब इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करके आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी देता है। पहली बात आप फंडा समझ रहे हो कि ग्राम इक्विवेलेंट का हमने कंसेप्ट लेके क्यों आए, क्योंकि जब हमें अनबैलेंस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना हो या हमें बैलेंस रिएक्शन नहीं याद है, तब भी अगर हम उस रिएक्शन का कुछ फंडामेंटली सोल्व करना चाहते हैं, उन चीजों को कुछ चीजों को सोल्व करना चाहते हैं, हमें बैलेंस रिएक्शन नहीं पता है, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं।
बात समझ रहे हो? अभी हम देखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, उस सब तो हम देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको फंडा बता रहा हूं कि फंडा क्या है, कि हम ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट में आ क्यों रहे हैं। राइट, आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट का हम टॉपिक कर क्यों रहे हैं, इसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है, आप समझ चुके होंगे। राइट, अब देखते हैं, समझते हैं। अब इधर से ही शुरुआत करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट को निकालने की। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। राइट, चलो इरेज कर दिया जाए। चलो अब देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट, हमने बात तो कर ली कि ठीक है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो अब देखते हैं लेकिन निकालना कैसे है इसे, इसको निकालना कैसे है उसको देख लेते हैं, है ना। निकालना भी तो आना चाहिए ना यार। चलो इसको भी इरेज कर दिया जाए। चलो बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालना कैसे है। देखो सबसे पहली बात, ग्राम इक्विवेलेंट्स हमें निकालना है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स हमें निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है, पहली बात अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है आपका बराबर गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ए होता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी आप बोल सकते हो या ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हो। राइट, तो ए होता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट। पहली बात तो ए फॉर्मूला आपके दिमाग में आज से छप जाना चाहिए। ए फॉर्मूला आपके दिमाग में आज से छप जाना चाहिए। जैसे ही मैं बोलूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, आपके मन में आना चाहिए, आपकी आत्मा बोलनी चाहिए कि गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स के। बात ठीक है। अच्छा, तो इधर से अब एक आप गिवन वेट तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इधर से एक नवी चीज आती है इक्विवेलेंट वेट। इसको समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। देखो इक्विवेलेंट वेट को समझना शुरू करते हैं। पहले अगर मैं इक्विवेलेंट वेट का आपको फॉर्मूला बताऊं तो पहले हम फॉर्मूले ही लिख रहे हैं तो फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर कंसेप्चुअली समझते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट आपका बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट, जस्ट ए सेकेंड, तो आपका इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट आपका बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, या वैलेंसी फैक्टर भी आप बोल सकते हो, या वैलेंसी फैक्टर। अभी हम समझेंगे सब बारी बारी, आपको कुछ दिक्कत नहीं लेनी है कि एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, अभी हम समझेंगे सब, एक स्टेप करके ही जाएंगे ना यार। देखो ठीक है, इक्विवेलेंट वेट होता है आपका, ए फॉर्मूले हैं, पहली बात ये दो फॉर्मूले हैं आपके जो कि आपको अपने मन में रखने हैं। चाहूं तो मैं सीधा ये फॉर्मूले बता के आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखा दूं, लेकिन मजा नहीं आएगा उससे, और मे बी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके जेईई नीट में आ गए तो आप कर भी नहीं पाओगे, इसलिए हमें कंसेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, पहली बात तो ये दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले तो आपको याद अभी ही हो जाना चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होता है गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, और जिसमें इक्विवेलेंट वेट जो होता है आपका, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, पहली बात तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब समझते हैं पहली बात, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट वेट का कोई फील नहीं होगा, है ना। जैसे मोल का आपको फील है, मोल का आपको क्या फील है कि 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे कहीं, तो आपके अंदर एक फील है। इक्विवेलेंट वेट का कोई फील नहीं है, तो फील ले लेते हैं। चलो आओ, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसकी बात करते हैं। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है पहले जिसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर आपको फील आएगा। देखो इक्विवेलेंट वेट होता है, इट इज द मास ऑफ एलिमेंट और substance that combine with 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen atom
और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ए होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। समझते हैं कि क्या होता है। आपने आई होप ये दो ऊपर वाले फॉर्मूले लिख लिए होंगे, मुझे इरेज करना पड़ेगा। आई होप आपने लिख लिया है, ठीक है, इरेज कर दिया जाए, फिर मैं आपको डेफिनेशन समझा दूं एक बार कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलो समझते हैं कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, धन धनाधन इसको समझ लेते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट क्या बोल रहा है वो, कि इट इज द मास ऑफ एलिमेंट और सब्सटेंस दैट कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन या 108 ग्राम ऑफ Ag या सिल्वर, राइट। तो ये बोल रहा है कि एलिमेंट का ओ मास जो कंबाइन होता हो, कंबाइन भी लिख सकते हो, कंबाइन और डिस्प्लेस भी लिख सकते हो, कंबाइन एंड डिस्प्लेस, ठीक है, या कंबाइन करे या डिस्प्लेस करे, कंबाइन और डिस्प्लेस कंबाइन एंड या डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कंबाइन भी करे या डिस्प्लेस करे, ठीक है। किसी एलिमेंट का या किसी सब्सटेंस का ओ मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे या 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दे या 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दे या किसको डिस्प्लेस कर दे, 108 ग्राम सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे, और जो मास की वैल्यू है कि उसके उतने मास को हम बोलते हैं उसका इक्विवेलेंट वेट। कि अगर किसी एलिमेंट के एक्स मास ने, किसी एलिमेंट के एक्स ग्राम ने अगर हाइड्रोजन के 1 ग्राम को डिस्प्लेस कर दिया, तो जो एक्स होगा यही जो मास होगा यही उसका इक्विवेलेंट मास होगा, यही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। समझ रहे हो कि कितना मास किसी सब्सटेंस का रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन के 1 ग्राम हाइड्रोजन को, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करने के लिए। समझ रहे हो, या 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम को डिस्प्लेस करने के लिए, या 35.5 ग्राम आपका क्लोरीन को डिस्प्लेस करने के लिए, या 108 ग्राम आपका सिल्वर को डिस्प्लेस करने के लिए। अभी भी पूरा समझ नहीं आया होगा, क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। देखो जैसे अगर मैं आपको बोलूं मेरे प्यारे बच्चों कि, वैसे बच्चे तो नहीं हो, ठीक है, हम भाई ही लगते हैं, ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है हमें, चलो तब भी, कि Na2O की बात करें, है ना। Na2O क्या है, सोडियम और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है ना। सोडियम और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। आपको मान लो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट बताना है, ठीक बात है। आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ए है कि आपको, क्वेश्चन आपका है कि आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है, इक्विवेलेंट वेट बताना है किसका, सोडियम का। सोडियम का आपको इक्विवेलेंट वेट पूछ रहे हैं, देखते हैं। देखो आपको इसमें पता है Na2O अगर है आपके पास, Na2O है, आपको इसमें क्लियरली पता है कि Na2O है, मतलब एक सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम। एक सोडियम का मास 23 ग्राम होता है। तो आपको क्लियरली पता है कि 23 इंटू 2, 2 सोडियम है इसमें, तो 23 इंटू 2 ग्राम ऑफ सोडियम कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, ठीक बात है। Na2O में, अगर Na2O में देखें, सोडियम ऑक्साइड में अगर हम देखें, तो आपको क्लियरली पता है 23 इंटू 2, एक सोडियम का मास आपका 23 होता है, तो 2 का हो जाएगा 23 इंटू 2, तो 23 इंटू 2 ग्राम ऑफ सोडियम आपका कंबाइन हो रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, ठीक बात है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि किसी एलिमेंट का या किसी सब्सटेंस का ओ मास, किसी एलिमेंट या किसी सब्सटेंस का ओ मास जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से या
1 ग्राम हाइड्रोजन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से या 108 ग्राम Ag से कंबाइन हो रहा हो। तो इधर आप ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे ना कि किसकी बात कर रहे हैं, इधर जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो आप ऑक्सीजन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हो। अब आपको पता है कि 23 मल्टीपल ऑफ 2 ग्राम ऑफ सोडियम कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको पता है। तो ये देख लो कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितने आपको सोडियम का ग्राम लगेगा। तो 8 ग्राम को मतलब 2 से इसको डिवाइड कर दूं पूरी को, तो ये आपका आ जाएगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। 16 ग्राम के लिए 23 इंटू 2 ग्राम चाहिए था, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए 23 ग्राम लगेगा, मतलब 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और क्या इक्विवेलेंट वेट यही होता था, क्या होता था इक्विवेलेंट वेट? इट इज द मास ऑफ एलिमेंट और सब्सटेंस दैट कंबाइन और डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन या 108 ग्राम ऑफ Ag। अभी फिलहाल हम बात ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि इट इज अ मास ऑफ एलिमेंट और सब्सटेंस दैट कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कि कितना मास एलिमेंट का 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जा रहा है या उसे डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसको बोलेंगे उसका इक्विवेलेंट मास उस सब्सटेंस का। मतलब अगर हमें सोडियम का, जैसे आपको सोडियम ऑक्साइड में पता है कि 23 इंटू 2 ग्राम ऑफ सोडियम 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, तो आपने 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए निकाल लिया कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है 23 ग्राम ऑफ सोडियम से। तो यही आपकी डेफिनेशन है कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम, कितने मास ऑफ एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, जो मास की वैल्यू है वही आपका होगा इक्विवेलेंट वेट। मतलब सोडियम का जो आपका इक्विवेलेंट वेट है वो किसके बराबर आ गया? 23 के बराबर आ गया, 23 के बराबर आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट सोडियम का। बात समझ रहे हो? एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं और समझ आएगा, ठीक है। जैसे आपने Na2O का निकाल दिया, ठीक है, Na2O का आपने निकाल दिया, एक बार और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जैसे, ठीक है। तो Na2O का आपका आया 23, आपका इक्विवेलेंट मास आ गया। अच्छा, जैसे आगे हम लेते हैं, जैसे लेट्स से मैग्नीशियम हाइड्राइड का ले लेते हैं। मैंने क्या ले लिया? मैग्नीशियम हाइड्राइड का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। निकालते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड का। देखो मैग्नीशियम हाइड्राइड का कैसे है? मैग्नीशियम, ठीक है, एक मैग्नीशियम है और 2 हाइड्रोजन है, एक मैग्नीशियम और 2 हाइड्रोजन है, एक कंबाइन होकर आपको मैग्नीशियम हाइड्राइड दे रहे हैं, है ना। यही होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो मैग्नीशियम हाइड्राइड में आप क्लियरली देख रहे हो कि आपका क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का वेट कितना होता है? 24 होता है, मैग्नीशियम का वेट 24 है, ठीक है। तो आप क्लियरली ये बोल सकते हो कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है कितने? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप ये देख लो कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना मास कंबाइन हो रहा है मैग्नीशियम का, वही जो मास की वैल्यू होगी वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, समझ रहे हो। तो 24 ग्राम आपका मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा है 2 ग्राम हाइड्रोजन से, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से कंबाइन होगा? इधर अब आप हाइड्रोजन वाली डेफिनेशन का यूज कर लोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज आप यूज कर लोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि इसको यूज करूं कि इसको करूं कि इसको करूं कि इसको करूं। जैसे अभी इसमें आप हाइड्रोजन वाली डेफिनेशन यूज करोगे, उसमें आपने ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन यूज कर ली थी, है ना। इतने बच्चे तो नहीं हो, आप समझ जाते हो यार इतना, ठीक है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम मैग्नीशियम से कंबाइन हो रहा था, तो 1 ग्राम के लिए आपको देखना है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम से कंबाइन हो रहा है। तो 2 ग्राम 24 से, तो 1 ग्राम 12 से, 1 ग्राम 12 से। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मतलब 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और यही तो इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन होती थी कि कितना मास एलिमेंट या सब्सटेंस का 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, वो जो मास की वैल्यू है वही आपका क्या होता था? इक्विवेलेंट वेट होता था। इट इज ए मास ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना मास कंबाइन हो रहा है? 12 ग्राम कंबाइन हो रहा है। तो मैग्नीशियम का आपका इक्विवेलेंट वेट इसमें क्या आ गया? इधर आपका सोडियम का इक्विवेलेंट वेट आ गया था, ये आपका मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट आ गया 12, आपका आ गया इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का। समझ रहे हो? फील आ रहा है, राइट। अच्छा, इसी तरह एक और देख लेते हैं,
लास्ट एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर आपको इसके बाद आगे चलते हैं हम। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लूं, ए आप करके देखो एक बार आप ट्राई मारो यार, इसका AlCl3 में से एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट मुझे निकाल के बताओ। ट्राई मारो, मैं तो कर नहीं जा रहा हूं, एक बार आप ट्राई मार लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलो मैं देखता हूं अब। आई होप आपने एक बार ट्राई मारा होगा। ठीक है, AlCl3 की बात करें, AlCl3 की बात करें तो आपको पता है कि एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन से कंबाइन हो रहा है। एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है? 27 ग्राम। तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम का, थोड़ा इधर लिख दें क्या, जगह इधर कम है अपने पास, इधर लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो 26 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आपका कंबाइन हो रहा है किससे? 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से। ये आपको पता है 27 ग्राम ऑफ AlCl3 में अगर देखें तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंबाइन हो रहा है 3 × 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से। 3 आपके क्लोरीन है, तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंबाइन हो रहा है इतने से। अब आप इधर एल्यूमिनियम की डेफिनेशन, सॉरी आप इधर क्लोरीन की डेफिनेशन यूज कर लोगे कि आप ए देख लो कि कितना मास एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो, ये देख लो कि कितना मास उसका 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन हो रहा है। देखते हैं 35.5 ग्राम के लिए देखना है तो मतलब पूरी इक्वेशन को, पूरी चीज को 3 से डिवाइड कर दूं तो मतलब 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइन हो रहा है कितना? 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से। 3 से डिवाइड कर दिया है ना। 3 × 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइन होगा 27 ग्राम से, तो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइन होगा 9 ग्राम से। ठीक है, और यही आपका इक्विवेलेंट वेट होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इट इज अ मास ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइन विद 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो किसी एलिमेंट का, एल्यूमिनियम एलिमेंट का कितना मास 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कंबाइन हो रहा है? 9 ग्राम। ठीक है, 3 × 35.5 ग्राम आपका कंबाइन हो रहा है 27 ग्राम से, तो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइन हो रहा है 9 ग्राम से। तो आपका एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया? आपका एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट आ गया 9। ए आ गया आपका एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट। बोलो बात क्लियर है? ऐसे हम ए आपकी इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन है। आपको इक्विवेलेंट वेट समझ आ गया कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। इट इज अ मास ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइन और डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन या 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। बात ठीक है? ठीक है, ऐसे हमने 2-3 एग्जांपल भी देख ली कि हम सोडियम का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं कैसे, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, बाय यूजिंग ए डेफिनेशन। अभी तो मैं आपको फॉर्मूले से सीधा निकालना भी सिखा दूंगा, बस एक बार हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंसेप्चुअली समझ रहे थे उसको कि कंसेप्चुअली क्या है। फॉर्मूले से तो आप निकाल ही देंगे, एक बार कंसेप्चुअली समझ रहे थे, राइट? तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इक्विवेलेंट वेट की ये डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, इक्विवेलेंट वेट की अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, ठीक है, आप इक्विवेलेंट वेट को निकालना सीख चुके हो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अभी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग निकालना भी हम सीखेंगे। ठीक है, अभी हमने बस कंसेप्चुअली और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझा है कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे इक्विवेलेंट व्यास निकाल सकते हैं, उसको हमने देख लिया है। देखो, जैसे एक पॉइंट याद रखना, इन ए कंपाउंड है ना, कंपाउंड नहीं, कंपाउंड, इन ए कंपाउंड द रेशो ऑफ इक्विवेलेंट वेट and weight of elements is always same। जैसे कि क्या बोल रही है डेफिनेशन? जैसे कि एक पॉइंट है, जस्ट एक डेफिनेशन नहीं है। ए बोल रहा है कि जैसे मान लो एक कंपाउंड है आपका ए और बी से मिलके बना हुआ है। एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, आपका कंपाउंड बना दिया हमने। एक एलिमेंट आपके पास ए है, एक एलिमेंट आपके पास बी है, इन दोनों को आपने कंबाइन किया और एक कंपाउंड बना दिया ए बी, है ना, एक कंपाउंड बना दिया ए बी। ए पॉइंट से मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए
डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, मतलब इक्विवेलेंट वेट्स की अगर हम रेशो निकालें एलिमेंट में, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी और उसकी रेशो बराबर होगी वेट ऑफ ए डिवाइड बाय वेट ऑफ बी के। देखो क्या ये लाइन वही बोलना चाहती है, क्या ये लाइन चीख चीख के यही बात बोल रही है जो मैंने अभी लिखी है इधर। ठीक है, in a compound the ratio of equivalent weight and ratio of weight of element, ratio of weights of element and ratios of weights of element is always same। कि किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट जिनसे वो कंपाउंड मिलके बना है उसकी इक्विवेलेंट वेट की रेशियो हमेशा उनके वेट्स की रेशियो के बराबर होगी, हमेशा उनकी वेट्स के रेशियो के बराबर होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किसी भी आपने ए और बी से मिलकर कंपाउंड बना दिया था ए बी, तो उस केस में इन ए कंपाउंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स एंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज सेम। कि इसकी इक्विवेलेंट वेट्स की रेशियो और वेट्स की रेशियो हमेशा सेम होगी किसी भी कंपाउंड में, हमेशा। राइट, बात क्लियर है। आई होप आपको इतनी फील आ गया होगा, इक्विवेलेंट वेट का फील आ गया होगा कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है और उसको आप कैसे बाय डेफिनेशन को यूज करके किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हो। अभी हम आसान तरीका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आते हैं अपने वापस फॉर्मूले पे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फट से कर लो, उसके बाद हम चलते हैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीजों को निकालना सीखते हैं कि जल्दी जल्दी हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन है आपका द परसेंटेज ऑफ मेटल इन मेटल क्लोराइड इज, लेट्स से क्या ले लें, चलो 40%, इज 40%। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आपको बताना है। लेट्स से मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 12.3, ऑप्शन नंबर 2 ले लो 23.6, ऑप्शन नंबर ए ले लो 28.4, ऑप्शन डी ले लो लेट्स से आप 13.9। ए लेट्स से आपके मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। क्वेश्चन को सोल्व करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई मारो। राइट, आई होप वीडियो को आपने पॉज किया होगा। मैं शुरू करने जा रहा हूं। आंसर जिन्होंने ट्राई किया क्रॉस चेक कर लेना। देखो, आपको पूछा परसेंटेज ऑफ मेटल इन ए मेटल क्लोराइड, आपको बताया हुआ है कि 40% है। कि एक मेटल क्लोराइड का, मेटल और क्लोरीन का एक कंपाउंड है जिसको हम मेटल क्लोराइड बोला, उसमें आपकी मास परसेंटेज मेटल की कितनी है, 40%। ठीक है, आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछ रहे हैं मेटल का, इक्विवेलेंट वेट मेटल का पूछ रहे हैं, तो आपको पता है कि इन एनी कंपाउंड इक्विवेलेंट वेट, आपको पता है कि हर एक कंपाउंड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी बराबर होता है वेट ऑफ ए डिवाइड बाय वेट ऑफ बी। तो हम ये लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, क्योंकि इधर आपका कंपाउंड 2 चीजों से मिलकर बना है, मेटल और क्लोरीन से, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन बराबर होगा वेट ऑफ मेटल, डिवाइड बाय वेट ऑफ क्लोरीन या क्लोराइड। ठीक है, ए आपका होगा। ए आपको मैंने बता चुका हूं कि किसी भी कंपाउंड में ये चीज सेम रहती है। ए रेशो हमेशा सेम रहती है कि इक्विवेलेंट वेट की रेशो और उनके वेट की रेशो हमेशा सेम रहती है किसी भी कंपाउंड में। तो ये आपका मेटल क्लोराइड का कंपाउंड है तो उसमें भी ये सेम रहेगी, उसमें कुछ अलग थोड़ा होगा। अच्छा, आपको बोला है कि मेटल की परसेंटेज है 40%, मतलब आपको 40 ग्राम आपको दिया है कि 40 ग्राम आपका मेटल है। 40% मेटल का मतलब कि 40 ग्राम मेटल है एंड 60 ग्राम आपका क्लोरीन है।
60 ग्राम आपका क्लोरीन है, सिंपल सी बात है। 14% मास परसेंटेज दिया, मतलब क्या कि 14 ग्राम मेटल आपका 16 ग्राम क्लोरीन के साथ है, मतलब 14 ग्राम मेटल आपका प्रेजेंट है 100 ग्राम मेटल क्लोराइड में, 100 ग्राम मेटल क्लोराइड में। तो 40 ग्राम अगर मेटल है तो 60 ग्राम 100 माइनस 40 करोगे 60 ग्राम आपका क्लोरीन आ जाएगा। तो 16 ग्राम क्लोरीन आ गया। इसका भी गिवन वेट पता लग गया, इसका भी गिवन वेट पता लग गया। क्लोरीन का आपको इक्विवेलेंट वेट भी पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही। क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट क्या है? 35.5 आपका क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट होता है, राइट। डेफिनेशन में हमने देख लिया था हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम का इक्विवेलेंट वेट क्या है? 1 ग्राम। ऑक्सीजन एटम का इक्विवेलेंट वेट क्या है? 8 ग्राम। और क्लोरीन एटम का इक्विवेलेंट वेट क्या है? 35.5 ग्राम, राइट। ये आपको पता है। तो बस अब निकाल लो, बस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछा है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का आपको पता है 35.5, ठीक है, बराबर है वेट ऑफ मेटल। वेट ऑफ मेटल आपको दिया हुआ है 40%, यानी कि 40 ग्राम। तो 40 डिवाइड बाय 60 है ना। क्लोरीन का वेट आपका आ गया 60। तो इसको बस सॉल्व कर लो, इधर से आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर आ जाएगा आपका किसके? इधर से कट जाएगा 2:3 मल्टीप्लाई ए, जब इधर जाएगा 35.5 मतलब 71.3 तो मतलब 2 और इधर बचा 1 तो 3 तो बचा 2 तो 23.6। तो 23.6 आपका आ रहा है। जब 71 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 23.6 आपका आंसर आएगा, है ना। 23.6 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपका निकाल लिया, बस आपने चीज लगाई, क्योंकि आपको पता है, आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन बराबर है वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय वेट ऑफ क्लोरीन। आपको 3 चीजें दी थी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछा था तो आपने बस पुट किया, आंसर निकाला, काम खत्म कर दिया। ठीक है, हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना था। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन होते नहीं है उधर जाके, क्योंकि आपको जब अगर ये चीज पता ही नहीं है, कंसेप्चुअली पता ही नहीं हो कि ये इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है, तब ये क्वेश्चन कैसे कर पाओगे आप? तब ये क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपको सीधा बस फॉर्मूले ही याद है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे ना, समझ रहे हो? ठीक है, अब आते हैं वापस, आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो हमने फॉर्मूलेस किए थे उसको समझते हैं कि उससे हम कैसे निकालेंगे। देखो, तो अब हमने 2 फॉर्मूले किए थे, है ना, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने 2 फॉर्मूले किए थे। एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता था गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, और दूसरा हमने फॉर्मूला किया था कि इक्विवेलेंट वेट आपका बराबर है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर के। मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर के 2 फॉर्मूले हमने देखे थे। एक हमने देखा था ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट्स, जिसको हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स आपका बराबर होता था गिवन वेट डिवाइड बाय, बोलो, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, है ना। ये हमने देखा था स्टार्टिंग में ही। और दूसरा फॉर्मूला हमने किया था कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट आपका बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट आपका बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर के। मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर के, ये 2 चीजें हमने देख चुके हैं हम, है ना। ये 2 फॉर्मूले हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, ठीक है, कि ग्राम इक्विवेलेंस बराबर होता है गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, और आपका इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। गिवन वेट तो आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए, क्योंकि मोलर मास तो आपको पता ही होगा। जैसे आपको NaOH दिया होगा तो आप NaOH का मोलर मास खुद ही बता दोगे कि इसका NaOH का मोलर मास होता है 40, है ना। तो कंपाउंड देख के आपको पता लग जाएगा। तो मोलर मास तो आपको पता होता है, तो आपको बस मेन मुद्दा है एन फैक्टर निकालने का, कि आपने अगर एन फैक्टर निकाल लिया तो आपको इक्विवेलेंट वेट पता लग जाएगा, और आपको एक बार इक्विवेलेंट वेट पता लग गया फिर आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स पता लग जाएंगे। तो मेन मुद्दा रह गया है एन फैक्टर निकालने का। एन फैक्टर निकालना सीख लेते हैं, बस उतना ही काम है, उसके बाद कुछ भी काम नहीं है। देखो एन फैक्टर हमें कैसे निकालना है, बात करते हैं। एन फैक्टर निकालना है हमें,
1 सेकंड मार्कर में इंक भर लेते हैं जल्दी जल्दी, कि आपको थोड़ा अच्छा सुंदर और दिखे, डार्क दिखे, ठीक है, नहीं तो फीका फीका दिखेगा, फिर लेक्चर फीका हो जाएगा ना। अपने पास इंक जितना बजट है, ज़्यादा बजट नहीं है, लेकिन इंक जितना है, तो जल्दी इसको पिला देते हैं इंक। चलो 2 बूंद जिंदगी के इसको मिल गए हैं। तो अब देखते हैं हम एन फैक्टर हमें कैसे निकालना है ना। मस्त हो, जाग रहे हो, सो तो नहीं गए, आधे तो सो गए होंगे, उठ जाओ भाई उठ जाओ। देखो एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर निकालना सीखते हैं। एन फैक्टर कैसे निकालना है, अब पूरी कहानी इस पे ही चलेगी। अब पूरा आगे वाला लेक्चर एन फैक्टर भी चलेगा, क्योंकि एक बार एन फैक्टर निकाल लिया फिर तो बाकी सब चीज़ें निकली जाएंगी, है ना। सबसे पहले बात करते हैं एन फैक्टर हम निकालते हैं किसका, एसिड का। एन फैक्टर फॉर ए एसिड्स। एसिड्स के लिए एन फैक्टर आपका बराबर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ए होता है एसिड का एन फैक्टर, ए होता है एसिड का एन फैक्टर। रिप्लेसेबल वर्ड इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसेबल वर्ड इधर बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका HCl आपको पता है एक एसिड है, तो इसमें HCl में से HCl आपका एक एसिड है, तो HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको कितने H पॉजिटिव आयंस दे सकता है, मतलब इसमें से कितने हाइड्रोजन आपको मिल सकते हैं। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का मतलब कि आपको कितने H पॉजिटिव आयंस मिल जाएंगे। जब हाइड्रोजन एसिड से रिप्लेस होगा तो आपको H पॉजिटिव आयंस ही मिलेंगे, जब किसी एसिड से H रिप्लेस होगा तो आपको H पॉजिटिव आयन ही मिलेंगे। तो HCl की बात करूं तो HCl आपका एक एसिड है, तो इससे आपको कितने H पॉजिटिव मिलेंगे या कितने हाइड्रोजन इसमें से आप रिप्लेस कर सकते हो, 1 ही कर सकते हो, आपको क्लियरली दिख रहा है, एक ही हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हो। तो HCl का जो एन फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है, कि HCl में से आप एक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर सकते हो, कि HCl जो है आपको HCl को जब आप सोल्यूशन में डालते हो तो आपको एक H पॉजिटिव ही देता है। एक HCl का मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ HCl गिव यू 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो एक मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ एसिड कितने मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन देता है सॉल्यूशन में, उसको बोल देते हैं एन फैक्टर फॉर ए एसिड। क्लियर है, ठीक है, एन फैक्टर फॉर ए एसिड, ठीक है। इसी तरह अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का देखो तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एन फैक्टर इसका 2 आ जाएगा, है ना, कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपका 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन देता है सॉल्यूशन में, है ना। जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड टूटता है H2SO4 जब टूटता है तो इसका एन फैक्टर ऐसा ही होता है 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव ऐसे टूटता है। तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरह आपका नाइट्रिक एसिड का क्या हो जाएगा, इसी तरह आपका नाइट्रिक एसिड का हो जाएगा HNO3। HNO3 का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, है ना। एक हाइड्रोजन आपको दे सकता है, एक H प्लस दे सकता है आपको 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड आपको 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन देगा। तो ऐसे आप एन फैक्टर निकाल सकते हो। अब इधर से बात और डीप जाना शुरू होती है, तो हो गया बोर्ड लेवल तक की बात। ये मैंने वर्ड यूज किया था नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब बात करना शुरू करते हैं। जैसे मैं बात करूं H3PO4 की, H3PO3 की, H3PO2 की। मान लो आपके पास ये 3 एसिड है, ठीक है, फॉस्फोरस के 3 एसिड है। मैं आपको पी ब्लॉक में सब कराऊंगा भी एक बार। अभी के लिए मान लो ये 3 आपके एसिड है, उधर आपको लेकिन एन फैक्टर थोड़ा कराऊंगा, तो उनके स्ट्रक्चर उनकी प्रॉपर्टीज कराऊंगा। एन फैक्टर की बात तो इधर ही होगी, है ना। तो ये आपके पास 3 स्ट्रक्चर हैं, 3 एसिड है। अब तीनों में देखने में तो लग रहा है कि इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, मतलब इसका भी एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर 3 है, इसका एन फैक्टर 3 है, इसका एन फैक्टर 3 है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है?
क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखने हैं। मैंने कहीं ए नहीं बोला कि किसी एसिड में टोटल नंबर ऑफ कितने हाइड्रोजन एटम्स आपके प्रेजेंट हैं। मैंने कहीं ये नहीं बोला कि किसी एसिड में कितने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। क्या कहीं मैंने ये बोला? नहीं। मैंने बोला कि कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का मतलब क्या है उसको समझते हैं। अब इसके लिए आपको इसके स्ट्रक्चर में घुसना पड़ेगा। किसमें? इसके स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। डोंट वरी, अभी बस आप देख लो कि इसका स्ट्रक्चर ए होता है, इसका स्ट्रक्चर ए होता है। आपको स्ट्रक्चर आता है तब भी अच्छी बात, नहीं आता है तब भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कराया ही नहीं है। क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग में कराते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, केमिकल्स के बीच में बॉन्ड्स कैसे कैसे हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो वो हम केमिकल बॉन्डिंग जब आप करेंगे तो आप स्ट्रक्चर, जैसे मैं कुछ भी बोलूंगा आपके माइंड में अपने आप ही स्ट्रक्चर आ जाएगा 10 सेकंड में। उसका वेट करना है। आज अभी हमारा मेन एजेंडा आज का क्या है? एन फैक्टर समझने के लिए। तो आज के लिए स्ट्रक्चर मैं आपको खुद बना के दे रहा हूं। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो H3PO4 है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। कोई भी चिंता नहीं करनी है, स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। 10 सेकंड में आप हर एक चीज का स्ट्रक्चर बनाओगे बिना किसी दिक्कत के, आपको अपने आप ही छप जाएगा। कोई भी स्ट्रक्चर आपको याद नहीं कराऊंगा मैं, सब आप खुद ही बना लोगे। बस केमिकल बॉन्डिंग का वेट करो। फिलहाल आज बात करते हैं। तो इसका आपका स्ट्रक्चर है H3PO4 का। इसी तरह आपका H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? H3PO3 का स्ट्रक्चर ये है आपका H3PO3 का स्ट्रक्चर। और H3PO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। ये आपके इन तीनों के स्ट्रक्चर हो गए। ये हो गया आपका H3PO4 का स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका H3PO3 का स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका H3PO2 का स्ट्रक्चर। ये आपने तीनों के स्ट्रक्चर बना लिए। अब मैंने बोला था रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन से होते हैं? देखो ए वाले जो हाइड्रोजन होते हैं ना, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं, जो OH वाला, ए वाला जो ए हाइड्रोजन्स होते हैं ना, यही होते हैं आपके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट आपके सेंट्रल एटम से कनेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट सेंट्रल एटम से कनेक्ट नहीं है, तो ये इजिली रिप्लेस हो जाते हैं। इनको तोड़ना आसान है, इनको तोड़ना आसान है। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में आपका इस केस में जो ए हाइड्रोजन है ये आपका सीधा सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट है, सीधा सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट है। तो इसको तोड़ना बहुत टफ है, इसको तोड़ना बहुत टफ है, राइट? क्योंकि सीधा ही सेंट्रल एटम से कनेक्ट है, राइट? तो इसको तोड़ना बहुत टफ है। क्यों तोड़ना टफ है? आपको थोड़ा बहुत तो फील आ रहा होगा कि हाँ यार सेंट्रल एटम से कनेक्ट है तो तोड़ना टफ होगा, ठीक है। लेकिन इसका और डीप मीनिंग मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में दूंगा। अभी के लिए आप इतना याद रखना कि जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं रिप्लेसेबल होते हैं, और जो डायरेक्ट अगर सेंट्रल एटम से कनेक्ट हो आपका हाइड्रोजन तो रिप्लेसेबल नहीं होते हैं। तो आपका H3PO4 में देखें तो ए हाइड्रोजन भी आपका रिप्लेसेबल है, ए हाइड्रोजन भी आपका रिप्लेसेबल है, ए हाइड्रोजन भी आपका रिप्लेसेबल है। तो ठीक है, H3PO4 का आपका एन फैक्टर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता था? कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस आपके या कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है एसिड में, वो होता है आपका एन फैक्टर फॉर ए एसिड। H3PO3 का क्या होगा? इसका देखते हैं। ए हाइड्रोजन तो रिप्लेसेबल है, ए हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, लेकिन ए हाइड्रोजन आपका रिप्लेसेबल नहीं है। तो H3PO3 का एन फैक्टर क्या होगा? इसका एन फैक्टर होगा 2, 3 नहीं होगा। देख के लग रहा है कि 3 हाइड्रोजन है, लेकिन एक्चुअल में रिप्लेसेबल तो 2 ही हाइड्रोजन है उसमें। और एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है आपके पास। तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा, इसका एन फैक्टर आपका हो जाएगा 2, और इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका एन फैक्टर आपका हो जाएगा, इसमें एक आपका हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ये दोनों आपके रिप्लेसेबल नहीं है, तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है आपका, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर से आपको समझ आ रहा है कि इसमें आपके 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 3 है। इसमें आपके 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए इसका 3 नहीं, इसका 2 होगा एन फैक्टर, इसका 3। और इसके केस में आपका 1 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो इसलिए इस केस में 3 नहीं 1 होगा।
बात समझ रहे हो? तो ये आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका बता सकते थे, ठीक है। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, इन केस में तो आप क्लियरली बता पा रहे थे, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में भी देखो, या सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, OH OH, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि दोनों ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए आप सीधा बोल देते थे, ठीक है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड का भी ऐसे सिंपल होता है, और HCl का तो सिंपली एसिड पता ही है कि आपको टूटता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे टूटता है जब टूटता है, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते थे, ठीक है। तो इनमें तो बताना आसान था, लेकिन इस एग्जाम्पल्स में, इन तीनों एग्जाम्पल में आपको ये समझ आया कि आपके, इससे आपको ये समझ आया कि आपके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपको देखने, इस एग्जांपल से आपको और क्लियरेंस मिली। और जेई नीट इसमें ही फंसाता है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही देता है अगर उसको अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा, राइट। तो आपको ऐसे ही इसको करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखना है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं देखना है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर बनाना तो मैं आपको सिखा ही दूंगा केमिकल बॉन्डिंग में आके, ठीक है। तो आई होप ये एसिड का क्लियर हो गया होगा कि एसिड का कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से आप बता देते हो। इसलिए हमने इसका एक क्वेश्चन भी कर लिया, इस क्वेश्चन को भी कर लिया, हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ अलग से जेई के क्वेश्चन नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है। मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं कि इसका क्वेश्चन ये है, इसका क्वेश्चन है, तो ये आपके क्वेश्चन ही हो रहे हैं कि इसका एन फैक्टर ए है, इसका एन फैक्टर ए है, इसका एन फैक्टर ए है, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। एसिड का आई होप क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज और इधर क्लियर कर देता हूं मैं आपकी एसिड की, एक चीज मैं आपकी और पॉइंट इधर एसिड का क्लियर कर देता हूं। देखो क्या बोलना चाहता हूं मैं, H3PO4 H3PO3 H3PO2 का तो आई होप आपको क्लियर होगा कि H3PO3 का एन फैक्टर आपका 3 है, क्योंकि उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 थे। H3PO3 में आपका एन फैक्टर 2 है, क्योंकि उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपके 2 थे, और H3PO2 में आपके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 थे, इसलिए उसका एन फैक्टर 1 आया था। अब मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, तो जैसे आपकी मैं दो रिएक्शन लिखूं, NaOH सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन होके NaHSO4 और वाटर बना रहा है, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो अच्छा, दूसरा NaOH दो इससे कंबाइन होके इस बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे करना चाहो तो आप कर सकते हो। H2SO4 कंबाइन करके Na2SO4 और वाटर इधर भी बना रहा है। ये दो रिएक्शन मैंने लिखी हैं, है ना, ये दो रिएक्शन मैंने आपके लिख दी हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो इन दोनों रिएक्शन के लिए आपको एन फैक्टर बताना है, लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड का, लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड का आपको एन फैक्टर बताना है। तो अभी आपने सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर निकाला था 2। इस केस में देखते हैं, पहले इस केस में देखो, नीचे वाले केस में आपको क्लियरली देख रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जा रहे हैं जब ये रिएक्शन हो रही है। 2 हाइड्रोजन थे, उसको 2 सोडियम ने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो इसमें कितने, इस रिएक्शन में आपके कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए? 2 रिप्लेस हुए। तो इसलिए आपका एन फैक्टर इसका आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का 2। सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर आ गया 2। लेकिन आप अगर इस एग्जांपल को देखो तो इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि आपका एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। आपका क्या हुआ? एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ कि एक हाइड्रोजन इधर से निकला, एक हाइड्रोजन इधर से निकला, उसने इस OH नेगेटिव के, इस OH के साथ कंबाइन होके आपको वाटर दे दिया, OH एक H से कंबाइन होके आपको वाटर दे दिया। बचा क्या आपके पास? सोडियम Na और HSO4 नेगेटिव, ये 2 चीजें बची थी। एक तो वाटर निकल गया Na और HSO4 नेगेटिव बचा, तो आपका NaHSO4 बना। मतलब इस केस में आपका सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। इस केस में क्या हुआ आपका? इस केस में सिर्फ आपका एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। समझ रहे हो? इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड से आपका सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। तो इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर होगा आपका 1। तो फिर मैंने पहले सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर 2 क्यों लिखाया? इधर से एक पॉइंट याद रखना कि व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, then consider
मैक्सिमम एन फैक्टर, देन कंसीडर मैक्सिमम एन फैक्टर ऑफ सब्सटेंस, ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब अगर जब आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, जैसे इस केस में अभी मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, बस मैंने जस्ट पूछा था कि सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर कितना होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मैक्सिमम एन फैक्टर कितना हो सकता है, मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, कितने H पॉजिटिव आयंस को डोनेट कर सकता है, तो 2 ही कर सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मैक्सिमम एन फैक्टर कितना होता है, 2। तो जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी हो क्वेश्चन में, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी हो क्वेश्चन में, तो आप कंसीडर करोगे उस एसिड का मैक्सिमम एन फैक्टर। इसलिए हमने पहले लिखा था सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर, सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर 2 लिखा था, क्योंकि अभी कोई आपको इंफॉर्मेशन गिवन नहीं दी थी। लेकिन इनके केस में आपको रिएक्शन दी है, मतलब एक इंफॉर्मेशन दी है कि ऐसी रिएक्शन हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें आपने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड एक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर रहा था, तो इसलिए आपका एन फैक्टर आया 1। इस केस में आपके दो H रिलीज हो रहे थे, H पॉजिटिव रिप्लेस हो रहे थे, तो इस केस में आपका एन फैक्टर आया था 2, राइट। तो जब भी आपको अगर इंफॉर्मेशन ना दी हो, तब आपको मैक्सिमम एन फैक्टर कंसीडर करना है। जैसे कि हमने लिखा था कि आपसे कोई पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर कितना है, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सीधा पूछा कि सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर कितना है। लेकिन जब आपको रिएक्शन दी हो, कोई इंफॉर्मेशन दी हो, तो आप उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सोचोगे। तो आपने इस रिएक्शन दी थी, इसमें आपने इंफॉर्मेशन आपको ये मिली कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, इसलिए आपने एन फैक्टर इस केस में आप बोला 1, और इस केस में आपका एन फैक्टर आया था 2। ठीक है, जब आपको इंफॉर्मेशन कोई ना दी हो तो आप मैक्सिमम एन फैक्टर लोगे, जब आपको इंफॉर्मेशन दी है फिर तो उसके अकॉर्डिंग देख के आप बता दोगे कि इसका एन फैक्टर ये है। ठीक है, तो ये एसिड की पूरी बात थी यार कि एसिड का एन फैक्टर ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आपका H पॉजिटिव, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, या कितने H पॉजिटिव आयंस आपके डोनेट करता है एसिड। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब बेस की बात कर लेते हैं। बेस का तो इजी है, बेस का कुछ खास नहीं है, बेस का तो आप धनाधन कर दोगे। एसिड का ही मेन टाइम लगने वाला था, बाकी सब तो ऐसे ही है। देखो एन फैक्टर बात करते हैं बेस की। बेस का एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, बेसिस का एन फैक्टर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास बेस है, लेट्स से पहले एन फैक्टर फॉर बेस होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेस बाय बेस। कितने OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेस कर सकता है आपका बेस, मतलब किसी बेस में कितने OH नेगेटिव आयंस हैं, सिंपल सा कहने का मतलब ये है। जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पे हम देखें, एग्जांपल के तौर पे हम अगर देखें तो आपके पास जैसे NaOH है, NaOH है, लेट्स से आपके पास मैग्नीशियम OH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और लेट्स से आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, आपको इनका एन फैक्टर पूछ रहे हैं कि एन फैक्टर क्या होगा, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका एन फैक्टर 1 होगा, इसका एन फैक्टर 2 होगा, इसका एन फैक्टर 3 होगा, क्योंकि इसमें एक OH नेगेटिव आयन है, इसमें 2 OH नेगेटिव आयन है, इसमें 3 OH नेगेटिव आयन है। इसमें क्लियर है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई स्ट्रक्चर में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे ही आप बता देते हो कि इसका एन फैक्टर 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। एसिड में ही ऐसे घूम के क्वेश्चन आ जाता है, जैसे H3PO2 देखा था, तो उसमें स्ट्रक्चर में हमें जाकर देखना पड़ता है। बेस के केस में तो ईजी है, बस आप OH देख लो कितने हैं, इसमें चाहिए, इसमें आप चाहो तो ये भी लिख भी सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन इन ए बेस इज नोन एज एन फैक्टर ऑफ ए बेस, राइट। तो आप इसमें चाहो तो लिख दे सकते हो। तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपके दो OH नेगेटिव देता है, Mg2 पॉजिटिव जब टूटेगा ये तो ऐसे देगा 2 OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये 2 OH नेगेटिव आयन देता है, ये 3 आपके देता है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर 3, इसका 2, इसका 1। ठीक है, तो ये बेस का आपका एन फैक्टर होता है कि कितने आपके OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेस कर सकता है आपका बेस, उसको बोलेंगे एन फैक्टर फॉर ए बेस। तो अब आपको जैसे इधर से हम शुरू करते हैं, जैसे आपको एन फैक्टर बेस का पता लग गया, बेस का एन फैक्टर पता लग गया, अब आप इक्विवेलेंट वेट इसका निकाल ही सकते हो। अगर आपको NaOH का इक्विवेलेंट वेट पूछे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, NaOH का इक्विवेलेंट वेट बराबर होता था किसके, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर के। इक्विवेलेंट वेट आपका मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर होता था, तो इसका मोलर मास कितना है 40 है ना, 23 + 16 + 1, तो 23 + 16 आपका 39, 39 + 1 40, तो 40 इसका मोलर मास हो गया। NaOH का मोलर मास 40, एन फैक्टर है NaOH का 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया कितना 40 आ गया, इक्विवेलेंट वेट आपका 40 आ गया।
ठीक है, तो ऐसे आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो ना यार। अब एक बार आपको एन फैक्टर पता लग गया तो आप इक्विवेलेंट वेट किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर, सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपका 98, इसका 98 आपका मोलर मास है, 98 डिवाइड बाय 2, 98 डिवाइड बाय 2 आपका ये इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा किसका, आपका सल्फ्यूरिक एसिड का। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसका, तो ये आप लिख सकते हो चाहो तो 48 आपका इक्विवेलेंट वेट इसका आ जाएगा, है ना। तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट इसका आ गया, सॉरी 49 आ जाएगा, 49 आपका इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड का आ जाएगा। अच्छा, जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड की जैसे दो रिएक्शन लिखी थी, पहली रिएक्शन में उसका इक्विवेलेंट एन फैक्टर 1 आ रहा था, दूसरी रिएक्शन में उसका एन फैक्टर 2 आ रहा था। तो पहली रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या था, जो हमने पिछले दो रिएक्शन लिखी थी ना, एक बार वापस जाके देखो तो जो हमने पहली रिएक्शन लिखी थी उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, क्योंकि पहली रिएक्शन में आपका एक H ही रिप्लेस हो रहा था, तो उस केस में आपका एन फैक्टर होगा मोलर मास, मोलर मास आपका 98 था सल्फ्यूरिक एसिड का, तो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो उस केस में आपका एन फैक्टर 1 था। तो पहली रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड का होगा 98, और दूसरी रिएक्शन में आपके दोनों H रिप्लेस हो रहे थे, तो उस केस में आपका एन फैक्टर होगा 2, तो उस केस में आपका एन फैक्टर हो जाएगा 49, उस केस में इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा आपका 49, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट आपका चेंज हो रहा है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, राइट। तो पहली रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट 98 क्योंकि एन फैक्टर 1 था, दूसरी रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट आपका 49 क्योंकि एन फैक्टर उस केस में 2 था, राइट। तो ऐसे आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। और फिर उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट्स पूछेंगे तो आपको गिवन वेट कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, गिवन वेट आपको क्वेश्चन बताया होगा कि 40 ग्राम ये दिया हुआ है, तो बस गिवन वेट को जब डिवाइड कर दोगे इक्विवेलेंट वेट से तो आपका आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे आपको बोला हो कि गिवन वेट आपको दिया हुआ है, लेट्स से आपको इसका मान लो आपको दिया हुआ 98 ही दिया हुआ है, मान लो आपको 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, आपको वो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है उसका। तो इक्विवेलेंट वेट बताना है तो आप कैसे बताओगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर बताना है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा गिवन वेट, तो गिवन वेट आपको 98 दिया है, इक्विवेलेंट वेट आपको दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट मान लो आपको मैक्सिमम उठाना है, जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो 98, ठीक है। तो उस मैक्सिमम के लिए इक्विवेलेंट वेट आपका आता है, मैक्सिमम के लिए इक्विवेलेंट वेट आपका आता है 49, है ना, मैक्सिमम के लिए आपका इक्विवेलेंट वेट आता है 49, ठीक है। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बस आपको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ग्राम आपको पूछा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो गिवन वेट आपको दिया 98 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना था तो आपने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया 98 डिवाइड बाय 2, जब आपको इन्फॉर्मेशन ना दिया तो आप मैक्सिमम ही कंसीडर करोगे तो 49 आ गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट अभी आपने निकाला तो आपका आ गया 98 डिवाइड बाय 4, 49 डिवाइड बराबर आ गया 2 के। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 2। तो बस ये तो आप कर ही सकते हो ना, बस एक बार एन फैक्टर निकालना आप सीख गए, उसके बाद तो बस फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। आपको मोलर मास भी पता होता है, गिवन वेट आपको क्वेश्चन में दिया होता है, आप कर लेते हो, ठीक है। मेन बात एन फैक्टर निकालने की ही थी, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया था, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, इसी तरह इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना चाहें तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम का आप पहले वो निकाल लोगे मोलर मास, ठीक है। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होगा आपका 24, ठीक है, 24 प्लस 2 आपके वो हैं तो 32, और 2 आपके पास हाइड्रोजन है तो 4 8 58, तो 58 आपका है, 58 है इसका मोलर मास आपने निकाला 58, एक 24 32 एंड 2, तो ठीक है 58 हो गया। 58 आपका इसका मोलर मास है, एन फैक्टर इसका 2 है, तो 58 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपका 29 आ गया, 29 आ गया इसका एन फैक्टर। इसी तरह इसका एन फैक्टर निकालना हो तो क्या करोगे, इसका मोलर मास निकालो 27 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ये आपका इसका मोलर मास आ जाएगा 27, ठीक है, प्लस 48 प्लस 3, चेक कर लो 27 प्लस 48 प्लस 3, तो 10 8 78, तो 78 इसका मोलर मास है, ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर दो तो ये आपका आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, तो आ जाएगा 3 तो 2 80 8 तो 6 26 आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 26। बात क्लियर है, ठीक है। तो आपने बेस का इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। एन फैक्टर आपको पता लग गया, फिर तो इक्विवेलेंट वेट निकालना इजी काम है, ठीक है। तो एन फैक्टर हम बेस का निकालना भी सीख गए। अच्छा,
तो बेस का भी हम एन फैक्टर निकालना सीख गए। तो कहाँ तक इरेज कर सकते हैं, हाँ इधर तक हम इरेज कर सकते हैं। तो हमने बेस का भी कर लिया, आगे देख लेते हैं हम एन फैक्टर हमें कैसे निकालना है। आयंस का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। एन फैक्टर फॉर ए आयंस, चलो पहले एन फैक्टर फॉर ए सोल्ट देख लेते हैं। पहले एन फैक्टर फॉर ए सोल्ट्स देख लेते हैं कि सोल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सोल्ट्स का, एसिड बेस का हम देख लिया, सोल्ट्स का देख लेते हैं। सोल्ट्स का एन फैक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज नोन एज ए आपका इक्विवेलेंट आपका एन फैक्टर फॉर ए सोल्ट। जैसे कि एग्जांपल से समझ आएगा, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपके पास मान लो NaCl है, NaCl आपका एक सोल्ट है। तो NaCl आपको पता है कि NaCl आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बना है, इससे मिलकर बना है कि ये आपका सोल्ट है, ये आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बना है। अब इस सोल्ट में या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, या तो टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लो, किसी एक का भी देख लो। या पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लो या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लो। वो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी वही होगा आपका एन फैक्टर फॉर ए सोल्ट। जैसे आप इधर अगर पॉजिटिव चार्ज देखना चाहो तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम में कितना है, +1 है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1 है। और क्लोरीन पे आपका नेगेटिव चार्ज कितना है, -1। तो जाइए आप इसका मैग्नीट्यूड, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो भी 1 आएगा, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो भी 1 आएगा। तो जाइए आप कैटायन के अकॉर्डिंग देख लो या एनायन के अकॉर्डिंग देख लो, आपका एन फैक्टर सेम ही आएगा। तो सोल्ट के लिए एन फैक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज देख लो या तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज देख लो। तो NaCl का आपका एन फैक्टर हो गया, NaCl का आपका एन फैक्टर हो गया 1, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज 1 है या मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज 1 है। तो आप पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ही देख लिया करो यार कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1, क्योंकि Na पॉजिटिव है, मतलब सोडियम के ऊपर एक +1 चार्ज है तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। इसी तरह आपका जैसे अगर दिया हो MgCl2 तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें एन फैक्टर क्या आएगा, इसमें आपका, क्योंकि मैग्नीशियम आपका ऐसे ही होता है ना यार, आपका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। तो यार तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो तो वो भी 2+ है, टोटल नेगेटिव चार्ज देखोगे तो 2 × -1 तो ये भी -2 है। तो इन दोनों का जाइए 2+ का मैग्नीट्यूड देखोगे वो भी 2 होता है, -2 का मैग्नीट्यूड भी 2 ही होता है। तो इधर टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या इधर टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नोन एज ए एन फैक्टर फॉर ए सोल्ट। बस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लो, वो आपका सोल्ट का एन फैक्टर होगा। तो इसके बाद आप इसका वो निकाल सकते हो, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, मोलर मास आपका बराबर है 23 + 35.5 तो मतलब 58.5। तो मोलर मास इसका आ गया 58.5। NaCl का मोलर मास होता है 58.5, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट वेट इसका आ गया 58.5 ही, ठीक है। तो NaCl का आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया 58.5। और इसी तरह आप MgCl2 का भी निकाल लोगे, मोलर मास निकालोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपका MgCl2 का भी एन फैक्टर आ जाएगा, ठीक बात है, ठीक है। सिंपली आप क्या करोगे, 24 + 2 क्लोरीन है तो मतलब 71, तो आपका आ गया 75 तो 95, है ना। तो 95 को डिवाइड 2 से करोगे तो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट MgCl2 का, ठीक है। तो ऐसे हम सोल्ट का निकाल लेते हैं। लास्ट देखते हैं आयंस का, आयन का इरेज कर दिया जाए, ठीक है। चलो आयंस का एन फैक्टर क्या होगा उसको देखो। आयंस का एन फैक्टर क्या होगा, आयंस का एन फैक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन, ये होता है एन फैक्टर आपका आयंस का। जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, या लेट्स से हाइड्रोजन पॉजिटिव या हाइड्रोजन नेगेटिव या O2 नेगेटिव। चलो इतना देख लेते हैं। ये मान लो आपके पास आयंस दिए हुए हैं, इनका आपको एन फैक्टर बताना है। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, 3 है।
इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, 2 है। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 है, इधर भी आपका 1 है, इधर भी आपका 1 है, इधर भी आपका 2 है। तो ये बस इनके एन फैक्टर हो गए। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का एन फैक्टर 3, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का एन फैक्टर 2, सोडियम का एन फैक्टर 1, हाइड्रोजन पॉजिटिव का एन फैक्टर 1, H नेगेटिव का एन फैक्टर 1, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का एन फैक्टर 2। ठीक है, तो ये आपके आयंस के एन फैक्टर होते हैं। इधर से ही, ठीक है, ये तो बात हो गई, एन फैक्टर आप निकाल सकते हो इधर से। ठीक है, तो ऐसे आप एन फैक्टर बता सकते हो आपको अगर आयंस दिए हो। इधर से आप एक बात और समझ सकते हो चाहो तो। मैं इधर से आपको एक चीज और बताऊं तो, जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का आपने एन फैक्टर बताया कि 3 होता है। इसको आप इस वे में भी मैं आपको समझाने में दिलचस्प रखता हूं कि आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव था, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव था, है ना, ये आपका था। तो आपके इसमें अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन दूं तो आपका एल्यूमिनियम बन जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन दूं एल्यूमिनियम बन जाता है। या तो इसकी मैं रिवर्स रिएक्शन भी अगर चाहूं तो लिख सकता हूं, दोनों एक ही बात है। एन फैक्टर निकालने के लिए तो एक ही बात हो जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इस केस में इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो आप एक तरीके से और समझ सकते हो एन फैक्टर। पहले तो हमने डेफिनेशन लिख दी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन। आप ये भी सोच सकते हो कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑफ आयन या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज ए एन फैक्टर ऑफ ए दैट सब्सटेंस। कि एक मोल किसी सब्सटेंस का एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन लॉस कर रहा है, वो भी उससे भी हम एन फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो इसकी एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज ऑफ आयन, या तो आप ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये भी आपका डेफिनेशन बन सकती है। डेफिनेशन आपकी कुछ और एग्जांपल्स में भी यूज हो जाएगी, आयंस के साथ साथ बाकी किसी एग्जांपल्स में भी यूज हो जाएंगी, अभी आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन तो बोल ही सकते हो, लेकिन ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जैसे आपको एल्यूमिनियम का आपको पता था कि Al3 पॉजिटिव का आपका एन फैक्टर है 3, तो उसको चाहो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल बना देता है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वो होता है एन फैक्टर उस सब्सटेंस का। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3, क्योंकि इतने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। ठीक है, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। तो ऐसे भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में बता सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, उससे भी आप बता सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का गेन, वैसे आपको मैं रिडॉक्स रिएक्शन में बताऊंगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होता है, रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन। What is the process of oxidation? Oxidation process क्या होता है, loss of electron is known as a oxidation and gain of electron is known as a reduction। ठीक है, छोटी सी एक बात बतानी थी। ठीक है, बाकी रिडॉक्स रिएक्शन में और भी करेंगे इसे। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ऐसे यार आप एन फैक्टर निकालते हो किसी भी सब्सटेंस का, तो ऐसे ही बस ये आपके एन फैक्टर निकालने का तरीका था। ठीक है, कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट निकालना, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट्स पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो एन फैक्टर निकालने का हमने तरीका देख लिया कि एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H हाइड्रोजन एटम्स, मतलब कितने एसिड कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है। बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेस। सोल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आयंस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन। और उसको ही मैंने आपको एक फॉर्म में और भी लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितने इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस कर रहा है, उसको हम बोलेंगे। अच्छा, 1 मोल के लिए देखना, जैसे आपको 2 लिखा हो कि 2Al3 पॉजिटिव आपका 6 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होके 2 एल्यूमिनियम दे रहा है, तो आप इसका एन फैक्टर 6 ना मान लेना। आपको 1 मोल के लिए देखना है कि आपको पता है कि 2 मोल के लिए आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, तो 1 मोल के लिए कितने लगेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एन फैक्टर 3 ही आएगा।
है ना। 1 मोल के लिए चेक करना है, ये अभी 2 मोल के लिए रिएक्शन दी हुई है, लेकिन 1 मोल के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको आंसर होगा। तो 2 मोल के लिए आपको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो 1 मोल के लिए 3 लगेंगे। तो अभी भी इसका एन फैक्टर 3 ही है, 6 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल के लिए देखना है। ठीक है, 1 मोल के लिए देखना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो इसी से आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहूं, इधर से मैं आपको दो चीजें, मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं। आई होप आपको एन फैक्टर की पूरी समरी मिल गई होगी। ये पूरी एन फैक्टर की समरी है, पूरी आज के लेक्चर की पूरी समरी यही है। एक स्लाइड में बोलना चाहूं तो आज पूरे लेक्चर में हमने यही सीखा है। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं, इसको ध्यान से अच्छे से तरीके से सुंदर सुंदर लिख लेना अपनी कॉपी में। आगे चलें, बस एक छोटी सी बात और करनी है, फिर आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। फिर कल हम नॉर्मेलिटी करेंगे और उसके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन तो डायरेक्ट तो नहीं होंगे, नॉर्मेलिटी में ही आएंगे ना, तो उधर करेंगे। तो आज हमने जितने क्वेश्चन हमने करने थे, हमने सबका एन फैक्टर निकालने वाले क्वेश्चन कर लिए, और एक हमने मेटल क्लोराइड वाला क्वेश्चन भी कर लिया था। इक्विवेलेंट वेट निकालने के भी हमने क्वेश्चन सब कर लिए, देख लिया हमने कि जैसे एन फैक्टर आपको NaOH का निकालना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है, तो आप निकाल सकते हो, है ना। आपको अब निकालना आता है, अब आप सीख चुके हो। अच्छा, इसी तरह जैसे मैं बोलूं, जैसे KMnO4 की मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अभी के लिए आप याद रखना, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में इसको डिटेल में भी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं KMnO4। देखो, KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। इसको बोलते हैं क्या? पोटेशियम परमैंगनेट। एक पिंक कलर का होता है। हालांकि ये सब मैं चीजें आपको बताऊंगा यार, ठीक है। जब रिडॉक्स रिएक्शन हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, और डी ब्लॉक जब करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा। तो KMnO4 की बात करें तो KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में जब रिएक्ट करता है, देखो KMnO4 में जो मैंगनीज है, KMnO4 में जो आपका मैंगनीज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये देखना है आपको। मे भी ऑक्सीडेशन नंबर ना निकालना होता हो तो मैं अभी जस्ट एक बार बता रहा हूं, बाकी हम निकालना सीखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में। अभी जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, पतली सी, ठीक है, छोटी सी एकदम, क्योंकि जेईई एडवांस के अगर कुछ लोग आप में से क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज हो जाएगा। तो आपको कहोगे यार तो आपने मैंने कराया ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन एक्चुअल में रिडॉक्स रिएक्शन से मिक्स करके आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन तब भी इसको हम इधर एक्सप्लेन कर सकते थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपको पता है, इधर K+ है, ठीक है, Mn है, ठीक है। मैंगनीज के ऊपर कुछ चार्ज होगा, और 4 आपके पास O2 नेगेटिव है, 4 आपके पास O2 नेगेटिव है। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। लेट्स से इसका ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेता हूं, तो कैसे निकालते हैं? 1 × 1, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, 1 है तो 1 × 1 लिखा, ठीक है, प्लस मैंगनीज 1 है तो, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लेट्स से हमने X माना, प्लस 4 आपके पास ऑक्सीजन है, और हर एक ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 है। हर एक ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 है। तो ऐसे इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। KMnO4 क्या है? उसमें K पॉजिटिव है, Mn है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमें निकालना है, उसको X मान लिया, 4 ऑक्सीजन है जिसके O2 नेगेटिव चार्ज है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया पोटेशियम का? 1 × 1, ठीक है, एक ही पोटेशियम था तो 1 × 1, मैंगनीज का 1 × X क्योंकि एक ही मैंगनीज था, 4 आपके पास ऑक्सीजन थे तो 4 × -2, एक ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना है? -2। तो ये हमने जब किया तो इधर से आप देखोगे, इधर से आ गया -8, इधर आ गया 1, तो 1 -8 तो -7, उस साइड जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो X आ गया आपका 7 + 7, ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का। ठीक है, ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, और बाकी आगे हम डिटेल में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ गए कि मैंगनीज का इस केस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। इस केस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर है +7। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? एसिडिक मीडियम में आपका KMnO4 जो होता है, एसिडिक मीडियम में जो आपका KMnO4 होता है, वो आपका Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पहले आपका मैंगनीज आपका 7+ में था, है ना, पहले आपका मैंगनीज 7+ में था। वो एसिडिक मीडियम जब KMnO4 को जब हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं, किसी एसिड में डालते हैं, एसिडिक सोल्यूशन में जब डालते हैं, तो KMnO4 कन्वर्ट होके मतलब
पहले मैंगनीज आपका 7+ में था, एसिडिक मीडियम में जब उसको डालते हैं तो Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 में आ जाती है उसकी। अभी के लिए आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आपको, ठीक है। इसी तरह आपका अगर माइल्ड बेसिक मीडियम हो, माइल्ड बेसिक मीडियम हो, मतलब पूरा बेसिक नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं है, माइल्ड बेसिक है, हाँ माइल्ड सा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और चौथा केस स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। तो जब माइल्ड बेसिक मीडियम हो तो माइल्ड बेसिक मीडियम के केस में क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम के केस में क्या होता है, तो माइल्ड बेसिक मीडियम के केस में आपका Mn4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और स्ट्रॉन्ग के केस में Mn2+ में कन्वर्ट होता है, Mn6+ में कन्वर्ट होता है। तो बस ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि मैंगनीज जो है KMnO4 को जब हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो +7 से +2 पे आता है, जब माइल्ड बेसिक मीडियम में डालते हैं तो +7 से +4 पे जाता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में डालते हैं तो +7 से +6 पे आता है। तो मतलब एन फैक्टर अब चेंज होगा ना, KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कुछ और होगा, बेसिक मीडियम में कुछ और होगा और माइल्ड मीडियम में कुछ और होगा, राइट। देखते हैं कैसे। पहले एसिडिक मीडियम में 7 से आपका 2 में जा रहा था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से +2 में कन्वर्ट हो रही थी। मतलब कैसे हो रहा होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन लेके ही कम हो रहा होगा ना, Mn7+ Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तभी तो कन्वर्ट हो रहा है। अरे ऐसे ही तो हो रहा होगा ना, मैंगनीज 7+ 5 इलेक्ट्रॉन को लेके तो Mn2 पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। तो आपके 5 पॉजिटिव चार्ज अब कट जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के कारण, तो ऐसे आपका हो जाएगा। तो मतलब एसिडिक मीडियम में आपका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट में लिखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज ए एन फैक्टर ऑफ ए सब्सटेंस। वही डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखाई थी, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका एन फैक्टर 5 आ जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में आपका KMnO4 का जो एन फैक्टर होता है वो 5 होता है। बेसिक मीडियम माइल्ड में कितना हो जाएगा, Mn7+ से आपका कहाँ जा रहा है, Mn4+ पे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस केस में आपका एन फैक्टर हो जाएगा 3, इस केस में आपका एन फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि +7 से आपका +6 पे ही जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की एडिशन ही होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की ही एडिशन होगी। तो इस केस में आपका एन फैक्टर हो जाएगा 1। मतलब KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में होता है 5, माइल्ड बेसिक मीडियम में 3, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में 1 होता है। मतलब इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना हो तो आपका KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय 5, इस केस में मोलर मास डिवाइड बाय 3, इस केस में आपका मोलर मास डिवाइड बाय 1। तो इक्विवेलेंट वेट इस केस में आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट आएगा मोलर मास डिवाइड बाय 1 के, माइल्ड बेसिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, मोलर मास डिवाइड बाय 3 के, और आपका एसिडिक मीडियम में क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय 5 के, मोलर मास डिवाइड बाय 5 के, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन और दे दी KMnO4 के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए और वो बोले कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा एसिडिक मीडियम में, तो आप बोलोगे आपको पता है कि Mn7+ से +2 में जाता है एसिडिक मीडियम में, तो आप बोलोगे मोलर मास डिवाइड बाय 2, क्योंकि उसका एन फैक्टर 5 होगा। ऐसे ही आप माइल्ड बेसिक मीडियम के लिए बता दोगे, ऐसे ही आप स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम के लिए बता दोगे, ठीक बात है। तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन और दे दी है आपको, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और कर लेते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि BOH3, चलो भाई इसका आपको मुझे एन फैक्टर बताना है, BOH3 का मुझे आपको एन फैक्टर बताना है। पहली बात तो ये बताओ, क्या ये एसिड है कि बेस है, पहले ये बताओ, क्या बेस? अरे यार, इधर से ही IIT JEE मेंस और नीट का टेस्ट शुरू होता है। जेई या नीट का एग्जाम आपको ऐसा ही क्वेश्चन देता है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जेई एंड नीट। ये आपका एसिड है, बस उन्होंने ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दिया है। एक्चुअल में ये होता है, ये आपका क्या होता है, H3BO3। अब लग रहा है एसिड, यही चीज ये है भाई। इसको बस ऐसे लिख दिया है कि आप लोग धोखा खाओ,
आप लोग धोखा खाओ और आप इसको बेस मान लो। ए आपका क्या बेस है? नहीं, ए आपका एसिड है जिसका एक्चुअल फॉर्मूला ए है, उसको बस लिख दिया ऐसे। अरे यार वाटर को जब मैं H2O लिखूं, जब OH2 लिखूं, बात तो एक ही है, ए भी वाटर है, ए भी वाटर ही है, बस हम लिख ऐसे देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते। लेकिन है तो दोनों ही वाटर, ए भी गलत कोई अगर कोई इसको वाटर लिख के आता है अपने पेपर में, तब भी कोई गलत थोड़ा कर सकता है, कोई गलत नहीं कह सकता कि ये वाटर, कोई ये नहीं बोल सकता कि ये वाटर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ठीक है, ये भी वाटर ही है आपका, ठीक है, लेकिन हम लिख ऐसे देते हैं। तो इसी तरह ए आपका होता है, ए इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक एसिड बोलते हैं। जिस आई ड्रॉप्स आप लगाते हो ना, जब आपकी आईज में इरिटेशन होती है, तो आप बोरिक एसिड का ही एक फॉर्मूला लिक्विड डालते हो, जो अपने आई ड्रॉप्स डालते हो बोरिक एसिड का ही बना होता है। तो ये बोरिक एसिड होता है। तो बस यही बताना था कि बोरिक एसिड ये है, ठीक है। तो पहली बात है बेस है, पहली बात है बेस है कि एसिड है, तो ये आपका एसिड है, बेस नहीं है। दिखाने का तरीका है कि आपको ऐसा लगे कि बेस है, लेकिन बेस नहीं है वो। दूसरी बात, इसका एन फैक्टर क्या होगा? तो बोरिक एसिड मैं आपको पी ब्लॉक में कराऊंगा, वैसे इधर कराते भी नहीं है, लेकिन मैं इधर इसलिए बता रहा हूं कि आपको एन फैक्टर की एक जगह पे ही सारी समरी मिल जाए। कुछ इधर कराऊं, कुछ उधर कराऊं, फिर कंक्लूजन नहीं मिलता। इधर इसलिए मैं बता रहा हूं कि बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड क्या होता है? बोरिक एसिड आपका एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। बोरिक एसिड क्या है आपका? एक वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनो मतलब वन होता है, मोनो मतलब वन होता है, ठीक है। वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक मोनोबेसिक एसिड मतलब क्या? कि बोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो अपने H पॉजिटिव को डोनेट नहीं करता है, अपने आप अपने स्ट्रक्चर से H पॉजिटिव को डोनेट नहीं करता है, वो वाटर से H पॉजिटिव लेके, वाटर से OH नेगेटिव लेके H पॉजिटिव रिलीज करता है। जैसे होता क्या है कि आपका बोरिक एसिड है, ये आपका बोरिक एसिड है, ठीक है, ये वाटर से ऐसे रिएक्शन करता है, ठीक है। वाटर को मतलब वाटर और बोरिक एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है, उसमें ऐसे करता है। तो ये आपका BOH4 नेगेटिव और H पॉजिटिव, ऐसा आपको ए रिएक्शन होती है बोरिक एसिड की। तो बोरिक एसिड अपना H पॉजिटिव नहीं डोनेट करता। बोरिक एसिड क्या है? बोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि अपने H पॉजिटिव डोनेट नहीं करता है, और वाटर से OH नेगेटिव लेके, वाटर से एक OH नेगेटिव लेके तब एक H पॉजिटिव रिलीज करता है, और वाटर में से H पॉजिटिव रिलीज करवा देता है। तो मतलब आपका बोरिक एसिड क्या है? इसलिए इसको बोलते हैं वीक मोनोबेसिक एसिड, कि वीक एसिड है कि खुद का H पॉजिटिव रिलीज नहीं कर रहा है, वाटर का रिलीज करा दे रहा है। और मोनोबेसिक है मतलब एक H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, तो वाटर का ही रिलीज हो रहा होता है और जिसको H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, इसलिए बोरिक एसिड को वीक मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। तो बोरिक एसिड का एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो रहा है, अरे एक ही हाइड्रोजन आपका निकल रहा है, ठीक है। तो आपका एन फैक्टर इसका हो जाएगा 1, बोरिक एसिड का एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो यही मैक्सिमम घुमा फिरा के वो क्वेश्चन आपके एन फैक्टर में पूछ सकता है। और मैंने आपको प्रीशियस से जहां आपकी गलतियां हो सकती हैं, जहां जेई नीट आपको फंसाता है, वो भी चीजें मैंने वो एग्जांपल्स भी बता दिया कि बोरिक एसिड हो गया, KMnO4 हो गया, H3PO2 हो गया, उन सब में आपको फंसा देता है, ठीक है। इसका एन फैक्टर 1 है, 3 नहीं है, आपको बता चुका हूं बाय स्ट्रक्चर। तो ये सारी बात है यार आपकी एन फैक्टर निकालने के लिए। जब आपने एन फैक्टर निकाल लिया तो आपका आप इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, मतलब हमको आज से सब चीज का इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया। मोलर मास तो आप निकाल ही लोगे, सबका मोलर मास आपको, इसका मोलर मास आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। बस क्या करोगे, इसका मोलर मास, इसका मोलर मास और इसका मोलर ऐसे लिखोगे ना, 3 × 1, ठीक है, 11 × 3 × 16, ऐसे इसका मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास आ गया, एन फैक्टर आपको पता है 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? मोलर मास डिवाइड बाय 1। तो इक्विवेलेंट वेट इसका आ गया मोलर मास डिवाइड बाय 1। तो आप हर एक चीज का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना आ गया। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना आ गया तो मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोल आपका गिवन वेट डिवाइड बाय आपका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल लिया, इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल लिया। गिवन वेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर आ जाएगा गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो आज से आपको एन फैक्टर निकालना भी आ गया है, इक्विवेलेंट वेट निकालना भी आ गया है, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालना भी आ गया है। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। इस चीज को एक बार वापस रिवाइज करना अपने नोट से, या तो लेक्चर को वापस 2x स्पीड में देख लेना, जैसे भी आपको सही लगे।
ठीक है, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, तो आज हमने ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में समझ लिया। अब कल के लेक्चर में हम नॉर्मेलिटी करेंगे, कल के लेक्चर में हम नॉर्मेलिटी करेंगे। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको डीपीपी के फॉर्म में, आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इजी क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं होंगे आपको, क्योंकि टफ चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा बचते नहीं हैं। तब भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको मजा दिला देंगे, तो डीपीपी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नॉर्मेलिटी को करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।